हेलो एवरीवन, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजिडेंस स्टेटस चैप्टर स्टार्ट किया था। एक तरह से देखा जाए तो ये फर्स्ट चैप्टर है इनकम टैक्स एक्ट का, और रेजिडेंस स्टेटस में जो सेक्शन हैं वो कौन कौन से हैं आप बताएंगे एक बार मुझे, कौन कौन से सेक्शन है इसके अंदर? सेक्शन 5 से लेकर 9 तक है, लेकिन 8 नहीं है उसमें। 8 इस समय है ही नहीं, मतलब 8 में कुछ लिखा हुआ नहीं है ये कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से सेक्शन की कवरेज है तो सेक्शन 5 से लेकर 9 तक की कवरेज है। आप मुझे बताएंगे कि सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 का है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्या मतलब होता है कि अगर आप रेजिडेंट हो तो कौन कौन सी इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होंगी। जैसे कि इनकम कितने तरह की होती है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको। इनकम 2 तरह की होती है, या तो इंडियन इनकम होगी या फॉरेन इनकम होगी। इंडियन इनकम के बारे में तो मैंने लिखवा भी दिया था, आज उसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि जो मैंने लिखवाया था उसकी डिटेल चर्चा आज होगी। और एक होती है फॉरेन इनकम। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम का जो मतलब है, यानी कि सेक्शन 5 जो है उसमें यह है कि अगर आप रेजिडेंट हैं तो क्या आपके हाथ में इंडियन इनकम टैक्सेबल है या फॉरेन इनकम टैक्सेबल है, या दोनों ही तरह की इनकम टैक्सेबल हैं। और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो क्या आपके हाथ में फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी या इंडियन इनकम होगी या बोथ टैक्सेबल होंगी। तो इसके बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको केवल सेक्शन को समझाने के लिए बताया है कि सेक्शन 5 का काम क्या है। सेक्शन 5 का काम ये है कि डिपेंड अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी, आइदर एन एसएससी कैन बी रेजिडेंट और ए नॉन रेजिडेंट। तो कौन कौन सी इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल है, क्योंकि इनकम 2 तरह की होती है। इनकम एक तो इंडियन इनकम होती है और एक फॉरेन इनकम होती है। सेक्शन 6 का क्या काम है आप मुझे बताएं, सेक्शन 6 का क्या काम है? रूल्स टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि सेक्शन 5 तो ये बताएगा कि अगर आप रेजिडेंट हैं तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है। आपके हाथ में इंडियन इनकम टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल है। लेकिन आप रेजिडेंट हैं ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा सेक्शन 6 के माध्यम से। सेक्शन 6 हमें बताएगा कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। सेक्शन 7 में क्या है? इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया, यानी कि कौन कौन सी इनकम ये मान ली जाएंगी कि रिसीव हो गई है इंडिया में, तो सेक्शन 7 का काम है। सेक्शन 8 फिलहाल ब्लैंक है, यानी कि सेक्शन 8 में कुछ लिखा हुआ नहीं है। और सेक्शन 9 में जो है, सेक्शन 9 में है इनकम डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया, यानी कि कौन कौन सी इनकम वो हैं जो एक्रू एंड राइज इन इंडिया मान ली गई हैं। तो हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ मतलब कोई सा भी पर्सन है वो कितने तरह का हो सकता है, या तो रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है। लेकिन हाउएवर इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एन HUF, यानी कि इंडिविजुअल के केस में और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अगर रेजिडेंट है तो फर्दर पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसका फर्दर उसके भाग किए जाएंगे। और वो फर्दर जो भाग हैं वो किस में होंगे? या तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे या आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आएंगे। सर अब हमें ये तो बता दीजिए कि रेजिडेंट कैसे पता लगेगा, क्या रूल्स हैं, या ऑर्डिनरी रेजिडेंट के क्या रूल्स हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया सेक्शन 6 तक का वेट करना पड़ेगा। तो सेक्शन 6 में हम सीखेंगे कि कैसे पता लगाया जाता है कि कौन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और कौन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगा। चलिए, तो आज आगे हम बढ़ते हैं कि मैंने बताया था इनकम 2 तरह की होती है। एक तो इनकम होती है इंडियन इनकम। इंडियन इनकम के बारे में मैंने लिखा दिया था। तो इंडियन इनकम कौन सी होती है? इंडियन इनकम 4 तरह की होती हैं। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, दूसरा इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रू एंड राइज इन इंडिया, और इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया। अभी इनके बारे में हम डिटेल चर्चा कर लेते हैं जो मैंने पिछली क्लास में लिखाया था। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, कौन कौन सी इनकम रिसीव्ड हो गई हैं इंडिया में, इसके केवल उदाहरण मात्र दिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ मेकर्स ने कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं बना रखी है। क्यों नहीं बना रखी है? ये हजारों लाखों करोड़ों तरह की इनकम हो सकती हैं, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। उसका कारण क्या है? जो एक्चुअल है, ठीक है ना,
जो चीज रिसीव हो रही है उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन कौन कौन सी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएंगी, मैं कह रहा हूं कि मैं इसे मानता हूं, तो ये तो सब्जेक्टिव मैटर हो गया। हो सकता है कि किसी चीज को मैं मान के चल रहा हूं लेकिन आप ना मानते हो उस चीज को। तो जो भी डीम्ड वाली बात है, डीम्ड का मतलब होता है लो में माना गया, ठीक है ना। लो एज्यूम कर लेता है किसी चीज को जो एक्चुअल नहीं है, लेकिन उसे क्या कर लेता है, वो एज्यूम कर लेता है। तो जो चीज एजम्पशन बेसिस पर है तो उसकी तो एक लिस्ट दी जाएगी, अगर लिस्ट नहीं दी जाएगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लोग किसी चीज को मानेंगे, दूसरे लोग किसी चीज को मानेंगे। तो एक जो लो में सर्टेनिटी होती है, ठीक है ना, लो का जो आदर किया जाता है, लो का जो सम्मान किया जाता है, लो जो लोग मानते हैं वो क्यों मानेंगे, मानते हैं क्योंकि सर्टेनिटी होती है, निश्चितता होती है, बायसनेस नहीं होती कि अपनी मनमर्जी नहीं होती है कि जिसको जो सूट करा उसने वो चीज मान ली। क्लियर हो गई बात ये। तो सर्टेनिटी प्रदान करने के लिए लॉ में जरूरी है कि आप एक लिस्ट दे दें कि लॉ मेकर्स ने किन किन चीजों को क्या माना है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना है। तो वो 5-6 इनकम है जिन्हें डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना गया है, तो वो सेक्शन 7 में लिस्ट दी गई है। इसके अलावा जो इंडियन इनकम है वो क्या है, इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया, इस एक्रू और राइज को भी हम समझेंगे। और चौथी जो थी, इनकम डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया। तो जो चौथी लिस्ट थी डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इंडिया, तो वहां पे भी एक विरोधाभास आएगा कि कौन कौन सी वो इनकम है जो डीम्ड टू एक्रू एंड राइज मान ली गई है। तो उसके लिए भी क्या दिया हुआ होगा, एक लिस्ट दी गई होगी। अगर लिस्ट नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। समझ में आ रही बात। लेकिन जो एक्रू एंड राइज है, जो चीज एक्चुअल है, मैं अगर ये कहता हूं कि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है ना, ये तो सभी को पता है 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन अगर लॉ मेकर्स को कहीं ये चीज बतानी है कि हम तो यहां 2 और 2 5 मानेंगे, तो वो तो लिस्ट देनी पड़ेगी ना कि कहां 2 और 2 ये लोग 5 मानेंगे। जो चीज एक्चुअल नहीं है, जो चीज वास्तविक नहीं है, लेकिन लॉ मेकर्स के पास पावर होती है कि नहीं हम तो ऐसा ही से मानेंगे, तो उसे क्या कहा जाता है, डीम्ड बोला जाता है। तो जब भी डीम्ड होगा लॉ में, किसी भी लॉ में, खाली इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, किसी भी लॉ में जब डीम्ड होगा तो वो पूरी की पूरी एक लिस्ट होगी। लेकिन एक्चुअल चीजों की लिस्ट नहीं होती, वो केवल एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, आप जिस दिन मुझे फीस देंगे, ठीक है ना, तो ये होगा कि मैंने फीस रिसीव कर ली है, लेकिन डीम्ड में क्या है, आपने दी भी नहीं है, लेकिन तब भी ये कानून ने मान लिया है कि हम ये मान लेंगे कि फीस आपको मिल चुकी है और आप दोबारा से इस पर डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह की चीजों को जो एक्चुअल में हुई नहीं है लेकिन मान लिया जाएगा कि हो चुकी है, और उसका जो इफेक्ट होगा, जो इंपैक्ट होगा, वो वैसे ही होगा जैसे वो चीज मिल चुकी है, तो उसे कहते हैं डीम। अब हम लिखते हैं कि फॉरेन इनकम क्या है। तो फॉरेन इनकम को भी लिखिएगा, फॉरेन इनकम क्या है, फॉरेन इनकम को लिखिएगा, फॉरेन इनकम क्या है, फॉरेन इनकम फॉरेन इनकम इंडियन इनकम क्या थी, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या इनकम एक्रू एंड राइज इन इंडिया, या डीम टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया। तो फॉरेन इनकम है इनकम, फॉरेन इनकम है इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड ऑल्सो देयर, and received also there, income accrue or rise outside India and received also there। यानी कि जो इनकम एक्रू और राइज भी बाहर हुई है और रिसीव्ड भी बाहर हुई है। अगर सपोज कीजिए कि कोई इनकम एक्रू और राइज इंडिया में हुई है, ठीक है ना,
लेकिन रिसीव्ड बाहर हुई है, तो वो इनकम इंडियन इनकम होगी, फॉरेन इनकम होगी? वो इनकम इंडियन इनकम होगी या फॉरेन इनकम होगी? इंडियन इनकम होगी, क्योंकि इंडियन इनकम में क्या लिखा हुआ है, या तो रिसीव हो जाए, या एक्रू एंड राइज हो जाए, या डीम टू बी रिसीव्ड हो जाए, या डीम टू एक्रू और राइज हो जाए। यानी कि चारों में से कोई भी एक चीज हो जाए इंडिया में, तो हम क्या मान लेंगे, इंडियन इनकम। फॉरेन इनकम क्या होगी, जो कि एक्रू और राइज भी बाहर होगी और रिसीव भी बाहर होगी, यानी कि दोनों काम बाहर होने चाहिए। अगर कोई भी काम इंडिया में हो गया तो वो क्या हो जाएगी, इंडियन इनकम। क्लियर हो गई बात ये? अब मैं आपको लिखाता हूं कि सेक्शन 5 क्या कहता है कि अगर आप रेजिडेंट हैं तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। सेक्शन 5 लिखा रहा हूं, अभी तक मैं सेक्शन नहीं लिखा है, अभी सेक्शन की शुरुआत नहीं करी। तो सेक्शन से पहले की जो और मटेरियल था वो मैंने आपको बताया, जिससे आपको मेन सेक्शन समझ में आ जाए। तो सेक्शन की शुरुआत तो अब मैं करूंगा, और सेक्शन पहले करा रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको एक्रू और राइज में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, एक्रू और राइज किसे कहते हैं? रिसीव्ड तो पता लग गया आपको कि रिसीव्ड जब मिल जाए, ठीक है ना, लेकिन एक्रू और राइज किसे कहते हैं? क्योंकि अगर मिली नहीं लेकिन एक्रू और राइज हो गई तो अभी तो इंडियन इनकम मानी जाएगी। तो वो आइडेंटिफिकेशन भी तो आपको आना चाहिए कि हम पहचानेंगे कैसे सर कि एक्रू और राइज हुई है या नहीं हुई है, वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो मैं उसे पता लगाने के लिए अभी बाद में बात करता हूं। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं आपसे सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 आपको बताएगा, सेक्शन 5 आपको बताएगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 5 आपको बताएगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 5 आपको बताएगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। क्लियर है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लिए हम बात करेंगे, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लिए हम 4 कॉलम बनाएंगे। एक तो पर्टिकुलर्स का ही हो गया कि इनकम किस तरह की है, ठीक है ना, और एक कैटेगरी हो जाएगी कि अगर आप रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ इनकम की। टाइप ऑफ इनकम की अगर हम बात करते हैं, अगर ROR हैं आप, ROR का मतलब है रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ठीक है ना। अगर आप NOR हैं यानी कि इसका मतलब है नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और अगर आप NR हैं यानी कि इसका मतलब है नॉन रेजिडेंट, तो किस तरह की इनकम किस हाथ में टैक्सेबल होगी। अगर हम बात करें जी इंडियन इनकम की, अगर हम बात करते हैं इंडियन इनकम की, इंडियन इनकम क्या है मालूम है आपको? इंडियन इनकम क्या है मालूम है आपको? ठीक है ना, या तो रिसीव्ड इन इंडिया हो जाए, या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो जाए, या एक्रू एंड राइज इन इंडिया हो जाए, या डीम टू एक्रू एंड राइज इंडिया हो जाए, ये होती है इंडियन इनकम। तो आप कोई भी हो, यानी कि अगर आप रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं तो टैक्सेबल होगी, अगर आप नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं तो भी ये टैक्सेबल होगी, और अगर आप NR हैं नॉन रेजिडेंट हैं तो भी भाई ये क्या होगी, टैक्सेबल ही होगी। अगर इंडियन इनकम है तो चाहे आप कोई भी हो, ठीक है ना, 3 कैटेगरी में से आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना तो ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, ना ही आप नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, ना ही आप NR हैं। इन 3 कैटेगरी में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो चाहे आपकी इंडियन इनकम है, अगर इंडियन इनकम है तो ये टैक्सेबल होगी। अगर आपके पास फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम क्या होती है? जो इनकम एक्रू एंड राइज आउटसाइड इंडिया होती है और रिसीव भी वहीं होती है। अगर आप ROR हैं
तो भाई ये टैक्सेबल होगी। यानी कि जो लोग रेजिडेंट और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होते हैं उनके हाथ में सारी इनकम टैक्सेबल होती है, तो इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम, दो ही तरह की इनकम होती है, तीसरी तरह की कोई इनकम नहीं होती। अगर आप इनकम कमा रहे हो तो इन दो कैटेगरी में जरूर फंसोगे आप। तो यानी कि कहीं पे भी कमा लें आप, कहीं पे भी रिसीव कर लें आप, तो ये इनकम अगर आप ROR हैं टैक्सेबल होगी। NR अगर आप हैं तो नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, यानी कि फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है अगर आप क्या हैं भाई, अगर आप नॉट रेजिडेंट हैं। लेकिन अगर आप हैं जी, अगर आप हैं नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, अगर आप हैं तो फॉरेन इनकम टैक्सेबल है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ये जो स्टार लगा दिया है मैंने, ये इसका मतलब है कुछ शर्तों के साथ। अगर वो शर्तें आप पूरी करेंगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर वो शर्तें पूरी नहीं करते हैं आप तो वो टैक्सेबल नहीं होंगी। सर साथ के साथ शर्तें भी बता दीजिए हमें कि वो क्या शर्तें हैं जिस वजह से फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी NOR के हाथ में। बिल्कुल मैं शर्तें बताऊंगा आपको कि वो क्या शर्तें हैं जिसकी वजह से जो फॉरेन इनकम है वो टैक्सेबल होती है NOR के हाथ में, ठीक है ना। ये फॉरेन इनकम तभी टैक्सेबल होगी, शर्त लिखवा रहा हूं मैं अब आपको कि वो कौन कौन सी शर्त है। एक ही शर्त है, अगर ये इनकम जो है फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन विच इज कंट्रोल्ड और ए सेटअप इन इंडिया होगा। समझा रहा हूं, फिर मैं लिखवा रहा हूं। यानी कि अगर ये ऐसी इनकम है, फॉरेन इनकम है, लेकिन कौन सी इनकम है, एक ऐसी इनकम है जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से होनी चाहिए, ठीक है ना, और एक ऐसे बिजनेस प्रोफेशन से होनी चाहिए जो कि कंट्रोल्ड इंडिया से होता हो या सेटअप इंडिया से होता हो। तो मैं लिखवा रहा हूं, फिर मैं और डिटेल में भी समझा दूंगा एग्जांपल देके। इफ इट इज ए इनकम, इट इज ए इनकम, इफ इट इज ए इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन, फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन, if it is a income from a business or profession which is controlled or set up in India. If it is a income from a business or profession which is controlled और सेटअप इन इंडिया, यानी कि अगर वो एक ऐसे बिजनेस प्रोफेशन से है जो कि इंडिया से क्या होता है, कंट्रोल्ड है या वो सेटअप है। क्लियर हो गई बात ये। दोबारा से समझाता हूं मैं इन चीजों को। टोटल कितने हेड ऑफ इनकम हैं इनकम टैक्स में, यानी कि कोई भी आप इनकम कमा रहे हैं, कोई भी आप इनकम अर्न कर रहे हैं, एक्रूराइज कर रहे हैं, तो टोटल कितने हेड्स ऑफ इनकम हैं? 5 हेड ऑफ इनकम हैं। पिछली जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट करे थे, इंट्रोडक्शन करा था इनकम टैक्स का, जो शुरू की 6-7 क्लासेस उसमें लगी थी, तो मैंने एक जगह बताया था आपको, एक क्लास में बताया था कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, यानी कि टोटल कितने हेड्स ऑफ इनकम है? केवल 5, ठीक है ना। कोई भी इनकम कमा रहे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं, अगर नौकरी कर रहे हैं, कहीं सर्विस कर रहे हैं, तो उसका हेड ऑफ इनकम आता है आपका सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है ना। दूसरा हेड ऑफ इनकम, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसका किराया आता है, दुकान है, कोई मकान है, उसका कोई किराया आता है, तो वो जो हेड ऑफ इनकम है उसके जो रूल्स हैं कि वो कैसे इनकम निकाली जाएगी, ठीक है, तो वो हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तीसरा हेड ऑफ इनकम है, मैं जैसे प्रोफेशन कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा एक बिजनेस है, प्रोफेशन है, कुछ लोग दुकान कर रहे हैं, तो अलग अलग तरह के व्यवसाय हो सकते हैं, अलग अलग तरह के प्रोफेशन हो सकते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर है तो वो लोगों का हाथ देख के, जन्म कुंडली देख के वो भविष्य बताता है, वो भी उसका एक प्रोफेशन है। समझ में आ रही बात? टाइप्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ प्रोफेशन अलग अलग हो सकते हैं। मैं टीचिंग व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं, कुछ लोग किसी और व्यवसाय से जुड़े हुए हो सकते हैं।
कुछ लोग वकील हैं, वो अपने क्लाइंट का केस लड़ते हैं, उनका एक प्रोफेशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक प्रोफेशन है। कल को आप ऑफिस खोल के बैठेंगे, अपने क्लाइंट के बैलेंस शीट बनाएंगे, अपने क्लाइंट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उन्हें सलाह देंगे, एडवाइस देंगे टैक्सेशन से रिलेटेड या दूसरे लॉ से रिलेटेड, मैटर रिलेटेड, तो वो उनका एक प्रोफेशन है। तो उनकी इनकम कैसे आएगी, उनकी इनकम के कैलकुलेट करने के क्या नियम है? उनके नियम होंगे बिजनेस और प्रोफेशन चैप्टर के अंदर। समझ में आ गई? तो 3 चैप्टर कौन कौन से बताए मैंने? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? आज अब जैसे लॉकडाउन लगा, बहुत से लोगों की इनकम बिल्कुल ही बंद हो गई, पुराना भी जुड़ा हुआ नहीं था, तो उन्होंने कुछ एसेट बना रखी हो सकती हैं, कुछ ज्वेलरी उनके पास हो सकती है, कुछ प्रॉपर्टी उनके पास हो सकती है। अब समय ऐसा आ गया तो प्रॉपर्टी आदमी क्यों बनाता है? कि जब जरूरत आए तो हम अपने कैश का इंतजाम कर सकें, रुपए पैसे का इंतजाम कर सकें, जिससे हमारा खाना पीना चलता रहे। तो ऐसे समय पर जब विपदा आती है कोई भी, किसी के ऊपर भी, तो ऐसे समय पर क्या चीज काम आती है? जो प्रॉपर्टी एसेट्स हैं उन्हें बेच के आदमी पैसा लाता है, तो वो इनकम आती है कैपिटल गेन। हमारी जो एसेट्स है वो क्या है? कैपिटल है हमारी। तो कैपिटल को हमने बेचा, उसके ऊपर जो गेन आया, तो उस तरह की इनकम को निकालने का जो तरीका है वो किस में आएगा? कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर आएगा जी। बात समझ में आ गई? इनके डिटेल रूल पढ़ेंगे। इसी तरीके से चार हेड हो गए, पहले तो याद कीजिए। एक सैलरी हो गया, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी हो गया, तीसरा बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, चौथा हो गया कैपिटल गेन। 4 हेड हो गए। पांचवा हेड है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में क्या है? बैंक में आपने पैसा जमा करा रखा है, बैंक में पैसा जमा करा रखा है, उस पर क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। आपने कंपनी के डिबेंचर ले रखे हैं, तो उस पर क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा जी। इस तरह की जो अलग अलग, मतलब जो इन 4 चैप्टरों में नहीं पड़ती है इनकम, तो वो उस तरह की इनकम कहां आ जाएगी आपकी? वो 5वें हेड में आ जाएगी, और वो आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप कुछ भी सोचें कि सर मैं ये काम करता हूं, ये इनकम आई है मेरी, तो इन जो भी इनकम अगर आएगी तो इन 5 चैप्टरों में कहीं ना कहीं वो आ जाएगी। समझ में आ रही बात आपके? तो अब मैं क्या बता रहा हूं कि अगर फॉरेन इनकम है, इनकम किस चैप्टर में आएगी? इनकम के हेड ऑफ इनकम क्या है? 5 है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, ये 5 हेड ऑफ इनकम है। अगर इनकम है तो इन 5 चैप्टर में आ जाएगी। फॉरेन इनकम क्या है? कि हम चाहे इनकम हाउस प्रॉपर्टी से कमाएं, चाहे सैलरी से कमाएं, चाहे हम बिजनेस प्रोफेशन से कमाएं, चाहे कैपिटल गेन से कमाएं, चाहे हम अदर सोर्स से कमाएं, फॉरेन इनकम क्या है? जो वही कमाई वो वही हमें रिसीव हो गई। हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी ऑस्ट्रेलिया में, एक प्रॉपर्टी है हमारी, हमने वहीं किसी आदमी को बेची और वहीं हमें पैसे मिल गए, तो इनकम एक्रू भी वहीं हुई और हमें रिसीव भी वहीं हो गई। तो ये क्या है? फॉरेन इनकम है। हमारा एक छोटा सा बिजनेस अमेरिका में भी चलता है, इंडिया में भी मैं काम कर रहा हूं, और मैंने एक छोटा सा जो बिजनेस एंड प्रोफेशन है वो अमेरिका में भी डाल रखा है। वहीं ग्राहक आते हैं, वहीं क्लाइंट आते हैं, वहीं इनकम कमाई जाती है, वहीं रिसीव हो जाती है। क्या है? फॉरेन इनकम है। समझ में आ रही है बात? एक प्रॉपर्टी है मेरे पास इंग्लैंड में, किराए पे दे रखी है, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। लेकिन कौन सी हुई इनकम? इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? अगर इंग्लैंड में कोई प्रॉपर्टी मेरे पास, फॉरेन इनकम है, क्योंकि वहीं एक्रू हो रही है। जब बाहर की प्रॉपर्टी वहीं एक्रू हो रही है, वहीं पर रिसीव हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी? फॉरेन इनकम हो जाएगी। अब समझिए, फॉरेन इनकम केवल किसके हाथ में टैक्सेबल है? अगर आप एनआर हैं, अगर आप आरओआर हैं, अगर आप आरओआर हैं तो फॉरेन इनकम टैक्सेबल है। मतलब आरओआर अगर हैं तो इंडियन इनकम भी टैक्सेबल है और फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल है। एनआर है तो अगर इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल है और फॉरेन इनकम है तो टैक्सेबल नहीं है। अगर आप एनओआर है तो इंडियन इनकम टैक्सेबल है, इंडियन इनकम तो सब में टैक्सेबल है। फॉरेन इनकम टैक्सेबल है केवल एक केस में शर्त लगी हुई है, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं है। और वो केस क्या है? फॉरेन इनकम एनओआर में तभी टैक्सेबल है अगर वो किससे हो रही है? बिजनेस और प्रोफेशन से हो रही है। यानी कि अगर फॉरेन इनकम हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है तो टैक्सेबल नहीं है एनओआर के केस में। अगर फॉरेन इनकम सैलरी से हो रही है तो टैक्सेबल नहीं है। अगर फॉरेन इनकम अदर सोर्सेज से हो रही है, कैपिटल गेन से हो रही है, तो टैक्सेबल नहीं है एनओआर के केस में। केवल कौन सी टैक्सेबल है? यदि वो बिजनेस और प्रोफेशन से है। तो बिजनेस प्रोफेशन क्या हो जाएगा? इसमें एक कीवर्ड हो गया। और एक ऐसा बिजनेस प्रोफेशन जो कि सेटअप हो या कंट्रोल्ड इंडिया में हो। अगर ये लिखा हुआ है कि है तो ऑस्ट्रेलिया में एक बिजनेस,
ऑस्ट्रेलिया में एक बिजनेस है, लेकिन ना तो कंट्रोल इंडिया से हो रहा, ना सेटअप इंडिया में है, तो भी टैक्सेबल नहीं है। यानी कि बहुत ही रेयर चांसेस हैं एनओआर के केस में टैक्सेबल होने के, बहुत ही सूक्ष्म चांसेस हैं। अब वो चांसेस क्या हैं कि 5 हेड में से पहली बात तो एक ही हेड टैक्सेबल है, और वो क्या है, बिजनेस एंड प्रोफेशन, और वो भी तब टैक्सेबल है जब वो कंट्रोल्ड हो रहा हो इंडिया से, या वो सेटअप है। अगर इस तरह का कुछ चीज लिखी हुई है तो वो टैक्सेबल है, अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सारा का सारा आपको याद हो गया होगा। सेक्शन 5, सेक्शन 5 है स्कोप ऑफ टोटल इनकम का, और वो आपको ये बताता है कि कौन कौन सी इनकम आपके हाथ में जी टैक्सेबल हैं। तो याद हो गया या नहीं हुआ? कोई डाउट है इसमें? इंडिविजुअल और एचयूएफ 3 कैटेगरी होती हैं, आरओआर, एनओआर और एनआर। लेकिन अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा है तो केवल 2 ही कैटेगरी होंगी, आरओआर मतलब केवल रेजिडेंट होता है, लेकिन रेजिडेंट के फर्दर जो 2 पार्ट हैं वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में तो है बस, अदरवाइज कंपनी है तो यानी कि ये वाली चीज या ये वाली चीज, अगर फर्म है यानी कि ये वाली चीज या ये वाली चीज, बीच का जो पार्ट है एनओआर वाला वो गायब रहता है बाकी केसेस में। बाकी अगर एसएससी है तो वो बिल्कुल मिसिंग रहता है। कैसे टैक्सेबल होगी? अच्छा, तो दोनों बात है ना, अंतर है कैसे और क्यों, ठीक है ना। क्यों की तो ये बात है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो आप, आरओआर हो, तो सबसे ज्यादा टैक्स बर्डन इन्हीं के ऊपर लगाना चाहती है कि आप तो अपने हो, आप ही लोग टैक्स नहीं दोगे तो कौन देगा। लेकिन अगर जो कोई एनआर है सपोज कीजिए, अगर विदेशी लोगों के ऊपर भी टैक्स लगाने लगे, यहाँ पर लॉजिक समझिएगा आप, तो विदेशी लोग क्यों यहाँ पर टैक्स जमा कराएंगे? हर एक आदमी चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इनकम कमा लूं, इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है, ठीक है ना। लेकिन चाहने और एक्चुअल में अंतर होता है। मैं आपसे चाहता हूं कि गवर्नमेंट चाहती है आपके ऊपर 10 तरह के नियम लगा दी जाएं, और लगा भी देगी, मनवा भी लेगी, लेकिन एक अमेरिकन आदमी के ऊपर लगा सकती है क्या? बेफालतू के जो इलॉजिकल है वो मानेगा ही नहीं। एक रीजनेबली तो मानेगा ना वो, जो इंडिया में आप कमाओगे उस पर टैक्स दे देगा, जो वो बेचारा बाहर कमा रहा है, बाहर ही रिसीव कर रहा है, अरे किस बात का, वो वहां की गवर्नमेंट को भी टैक्स देगा, आपको भी टैक्स देगा, उनके पकड़ में तब भी नहीं आना वो। तो अगर नियम बना भी ले गवर्नमेंट तो भी होगा क्या? उनके पकड़ में तब भी नहीं आएगा। तो नियम वो बनाए जाते हैं जहां गवर्नमेंट उन्हें लागू करवा सके। नियम बना लिए लेकिन लागू नहीं करवा सकते आप, उतनी मशीनरी नहीं है आपके पास, उतनी ताकत नहीं है आपके पास, तो होगा क्या? जैसे इसके अलावा मैं एक चीज और बताता हूं, थोड़ा सा टैक्स, मतलब टैक्स की बात नहीं है, लो को समझाने के लिए, जैसे आपने क्यों पूछा है, तो थोड़ा सा और माइंड आया आपके दिमाग में कि लो बनाते हुए क्या सोचा जाता है। जैसे इंडिया में इंडियन पेनल कोड है, तो वहां पर अपराधों की कैटेगरी है, तो वहां पे लिखा हुआ है कि भारतीय क्षेत्र की सीमा में जो जो ये क्राइम अगर होंगे तो वो अपराध है। सपोज कीजिए कि कोई अमेरिका में बम धमाका हुआ, अब वहां पर इंडियन नागरिक मर गए, तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी कानून में, क्योंकि वो अपराध नहीं है। अमेरिका का क्या कानून है? पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह अगर अमेरिकन नागरिकों को कुछ भी हुआ तो वो अपराध है। अब सोचो उसने क्यों बना दिया? क्योंकि उसके पास ताकत है। जब ताज होटल में धमाका हुआ था, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धमाका करा, तो उसमें अमेरिकन नागरिक भी मारे गए थे, ठीक है ना। तो उसके पास ताकत है कि वो पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन को भी मार सकती है। इंडिया गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है, कानून बनाते रहो आप। वहां सपोज कीजिए अमेरिका में कोई भारतीय नागरिक मर जाए, अब कानून बना दिया इंडिया में कि वो अपराध है, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट के पास पावर है, इतनी ताकत है इतनी कि वो अमेरिका से भिड़ जाएगी? तो जो कानून बनाए जाते हैं वो सोच समझ के बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे एनआर है, नॉन रेजिडेंट है, जनरली बाहर के लोग हैं, समझ में आ रही बात आपकी। तो अब उनके ऊपर बाहर की जो इनकम कमाएंगे उन पर टैक्स लगा दोगे आप, पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगा दोगे आप। समझ में आ रही बात? एनआर तो सारी दुनिया है,
रेजिडेंट तो कुछ कम लोग होंगे ना जो इंडिया में रहते होंगे, अभी आपको पता लग जाएगा, रूल्स पता लग जाएंगे, तो कुछ ही होंगे ना वो, बाकी सारी दुनिया तो एनआर है। और जब एनआर है कुछ ना कुछ तो कमाई रही है कहीं ना कहीं। हाँ अच्छा, हाँ आपने आर ओ आर में पूछा, तो हाँ आर ओ आर में पूछा था, तो वो ये है कि इनसे ज्यादा टैक्स नहीं कवर करना है, इनमें बाहर की इनकम पे भी टैक्स नहीं कवर करना है और इंडियन इनकम पे भी टैक्स नहीं कवर करना है। क्यों? क्योंकि इन्हें हम दबा सकते हैं। तुम यहीं पर हो, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, नहीं मानोगे तो क्या होगा? मनवा लेगी ना गवर्नमेंट आपसे, आप भग तो नहीं सकते। अगर आप आर ओ पता लग जाएगा, आर ओ आर कौन होता है पता लग जाएगा, तो हम सब लोग आर ओ आर हैं, तो वो टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात ये? ऑल क्लियर? चलिए, अब हमें एक चीज वो समझनी है कि एक्रू और राइज क्या होता है। वैसे डिफरेंस है इसमें, लेकिन मैं अभी वो डिफरेंस तो नहीं बता रहा आपको कि एक्रू और राइज में क्या डिफरेंस होता है। मैं तो केवल रिसीव्ड से क्या अंतर है, मतलब जैसे इंडियन इनकम क्या होती है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया या इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया, तो रिसीव्ड और एक्रू में तो कुछ अंतर होता होगा। गेटिंग दिस पॉइंट? रिसीव तो क्या है, जैसे मैं आप और अपनी बात करें, आपने मुझे फीस दे दी तो ये रिसीव्ड है। एक्रू क्या होगी, आप बैच पढ़ रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं, तो मैं फीस आपसे मांग सकता हूं नहीं मांग सकता हूं? मैं कमा रहा हूं, मैं अगर बैच पढ़ा रहा हूं तो मैंने कमाना शुरू कर दिया है, बस वो अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ। हमारे यहां स्टाफ काम करता है, माना 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक उसका महीना है, 1 तारीख को डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, 31 तारीख महीना पूरा हो जाता है, जो उसे तनख्वाह दी जाती है हर एक जगह संस्थान में कि जब महीना पूरा हो जाएगा 7 दिन रोक के 8वीं तारीख को तनख्वाह दे दी जाएगी। ऐसा नहीं होता 31 की एकदम 1 तारीख को मिल जाए। क्यों रखा जाता है नियम? कि ऐसा ना हो 31 तक काम किया, 31 को मैंने तनख्वाह दे दी, अगले दिन मुझे फोन कर रहे हैं वो आए ना। अगर आपको जाना भी है, ठीक है, सारी जिंदगी के लिए कोई कहीं नहीं टिकता है, वो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आपको जाना भी है तो प्रॉपर नोटिस दोगे ना तो एम्प्लॉयर का क्या एक अच्छा लगेगा आपको कि आपको बताया भी नहीं, वो 31 तारीख तक काम निपटवा के आपको कह दे कल से आने की जरूरत नहीं है, तो आपको भी बुरा लगेगा। तो ऐसी एम्प्लॉयर को भी तो बुरा लगता है कि आप अपनी तनख्वाह लेके एकदम निकल गए। आप भी प्रॉपर नोटिस दोगे तो 7-8 दिन की रोक ली जाती है इस वजह से, ऐसा नहीं कि उसे कभी नहीं मिलेगी। ये नियम होता है, अगर आपको जाना भी है कभी तो 15-20 दिन का, 1 महीने का नोटिस दे दो, जिससे हम दूसरा आदमी ले आए अपने यहां, एकदम ना भगो तुम। तो रिसीव तो जो होगी उसे किसी भी एम्प्लॉय को तनख्वाह, वो 7 तारीख को हो रही है, लेकिन 31 तारीख तक उसने क्या करा, नौकरी करी, तो एक्रू तो कर ली ना उसने। अगर 15 दिन काम करा तो उसे पता है ना 15 दिन की तनख्वाह मुझे मिलेगी, मिली नहीं मिलेगी, तो ये एक्रू तो हो गई ना। तो एक्रू तो क्या होती है, वो डे टू डे होती है। आपने 1 दिन काम कर लिया तो एक्रू हो गई, 2 दिन काम कर लिया तो एक्रू हो गई, 3 दिन काम कर लिया तो एक्रू हो गई। माना आपका 4 महीने का बैच है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं 1 महीने बाद मैंने आपसे फीस मांगी, तो जो 1 महीने पढ़ाया मैंने वो रिसीव हो गई क्या? रिसीव तो नहीं, वो एक्रू तो हो गई। क्या आप ये कह सकते हो सर 1 महीने तो टेस्टिंग का था, पूरे बैच की फीस तो आप कितनी बैठती है, अब बचे कितने हैं, 3 महीने बचे हैं, क्या आप ये कह सकते हो? तो एक्रू होना एक अलग चीज है कि आप कमा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं तो वो कमा रहे हैं, और रिसीव होना एक अलग चीज है। कई बार आदमी कमा रहा है लेकिन अभी तक उसे प्राप्ति नहीं हुई कमाई की। समझ में आ रही बात? वो कई बार क्या रिसीव एक्रू होने से पहले हो सकता है, हो सकता है एडवांस। आप मुझे जो फीस देंगे वो एडवांस देंगे, ऐसा थोड़ी है कि सर 4 महीने का कोर्स है, 1 दिन पढ़ाया तो 1 दिन की फीस ले लो, 2 दिन पढ़ाया 2 दिन की फीस ले लो। आपसे मैं डिमांड करूंगा तो फिर एडवांस ही तो आएगी।
कमाऊंगा तो मैं उसको 4 महीने तक, फीस तो वो 4 महीने की है, कोर्स की है पूरी फीस, कोर्स तो अभी निपटा भी नहीं, फीस पहले ले ली जाएगी आपसे। क्लियर हो गई बात ये? एक्रू और राइज में भी अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है, उसे बाद में देखेंगे, फिलहाल आप इंटरचेंजेबली समझ सकते हो, ठीक है ना, कोई अंतर मत समझिए आप, है एक अंतर लेकिन कोई जरूरत नहीं है उस चीज को समझने की। अब ये चीज जो देखिए नोट्स में भी अगर हम बात करें तो नोट्स में कहां लिखी हुई है, तो अकॉर्डिंग टू द रेजिडेंशियल स्टेटस द एसएससी कैन आइदर बी रेजिडेंट इन इंडिया और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। टाइप्स ऑफ रेजिडेंट है रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। However, individual NHUF cannot be simply called resident in India. If individual is a resident in India, he will be either resident and ordinarily resident or resident but not ordinarily resident in India. टाइप्स ऑफ रेजिडेंट कितने हो गए? अगर वो इंडिविजुअल NHUF की बात है तो 3 तरह के हो गए, ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑफ रेजिडेंट स्टेटस ऑन टैक्स इंसिडेंट, दिस इज सेक्शन 5, दिस इज सेक्शन 5। इंडियन इनकम बता दी मैंने, फॉरेन इनकम आपको बता दी, यहां से वर्ड टू वर्ड पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है। इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स फॉर डिफरेंट टैक्स पेयर, अगर आप रेजिडेंट ऑर्डिनरली हैं तो इंडियन इनकम है तो तीनों में टैक्सेबल होगी, अगर आप फॉरेन इनकम है तो टैक्सेबल रेजिडेंट OR में होगी, NOR में कुछ शर्त के साथ होगी, और नॉन रेजिडेंट में टैक्सेबल ही नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात ये? अब ये ब्रेन जगलर है, कुछ अलग से पॉइंट हैं जो आपके माइंड में आने चाहिए, तो इसे एक बार यहां से पढ़ लेते हैं। इनकम वंस टैक्स इन द प्रीवियस ईयर ऑन एक्रूअल बेसिस शैल नॉट अगेन बी चार्जेबल टू टैक्स ऑन रिसीट बेसिस। और वाइस वर्सा भी है, वाइस वर्सा समझते हैं कि माना उल्टा, इसका रिवर्स। हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर कौन है मीनाक्षी आप बताइए, प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा? सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, गुना हो जाएगा। 2021 यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, ठीक है। वैसे जानकारी के लिए मैं बता दूं, हर फाइनेंशियल ईयर एक प्रीवियस ईयर है। हमारे से मतलब क्या है कि जो हमारे एग्जाम में आएगा, अदरवाइज हर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? एक प्रीवियस ईयर है, और हर फाइनेंशियल ईयर अपने आप में क्या है? असेसमेंट ईयर है। लेकिन हमारे लिए क्या रेलेवेंट है? तो वो है 2021 इज आवर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 21-22 इज आवर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो इनकम वन टैक्स इन द प्रीवियस ईयर ऑन एक्रूअल बेसिस शैल नॉट बी अगेन चार्जेबल टू टैक्स ऑन रिसीप्ट बेसिस। अगर एक्रूअल बेसिस पर एक बार इनकम टैक्सेबल हो गई तो रिसीट बेसिस पर दोबारा टैक्सेबल नहीं हो सकती है। जैसे प्रीवियस ईयर हमारा 31 मार्च तक है, ये वाला 2021 जो हमारा चल रहा है यही चल रहा है, 21 को खत्म हो जाएगा, 31 मार्च को 21 को खत्म हो जाएगा। मैं कमा रहा हूं, मैंने बैच शुरू कर दिया ना आपका, तो मैं कमा रहा हूं, ठीक है ना। अब इस साल टैक्स लग गया कमाने पर, मैंने डिपार्टमेंट से कह रहा हूँ जी रिसीव नहीं हुई, अभी बच्चों ने फीस नहीं दी, हम नहीं जानते तुमने ली नहीं ली, तुमने कमा ली ना तो टैक्स दो। मैंने टैक्स दे दिया। ये जो फीस बा कमाई आपने 5 अप्रैल 2021 को मुझे दी, यानी अगला प्रीवियस ईयर हो गया वो 21-22। मेरा तो असेसमेंट ईयर है लेकिन वो अपने आप में एक प्रीवियस ईयर भी तो है। डिपार्टमेंट ने फिर कहा कि ये रिसीव हो गई, आपको अब टैक्स दो 21-22 में। मैंने कहा इस 21-22 का जो इनकम रिसीव हुई है इस पर तो आप 20-21 में टैक्स ले चुके थे एक्रूअल बेसिस पर। तो ये लिखा हुआ है कि अगर कोई इनकम एक बार एक्रूअल बेसिस पर टैक्सेबल हो गई तो फिर रिसीव बेसिस पर टैक्सेबल नहीं हो सकती। इसका उल्टा भी है, अगर आपने मुझे एडवांस फीस दे दी तो रिसीव बेसिस पर टैक्स लग गया, लेकिन बैच तो खत्म होगा 31 मार्च के बाद, वो कहने लगे कि आपने 31 मार्च के बाद भी पढ़ाया है तो एक्रू करिए आपने। तो जी मैं जो एक्रू करी है उस पर टैक्स दे तो चुका हूं रिसीट बेसिस पर। तो अगर एक बार रिसीट बेसिस पर टैक्स दे चुके हो तो फिर वो एक्रूअल बेसिस पर दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी। एक इनकम एक ही बार टैक्सेबल होगी, चाहे वो रिसीट बेसिस पर हो जाए चाहे वो एक्रूअल बेसिस पर हो जाए। या कह दो इनकम जो टैक्सेबल होती है ऑन एक्रूअल और रिसीट बेसिस विच एवर हैपेंस टू बी अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले हो जाएगा। क्योंकि हर एक आदमी को जल्दी है इनकम को
मतलब कोई प्राप्ति की, तो गवर्नमेंट भी एक्सेप्शन नहीं है, गवर्नमेंट को भी जल्दी है भैया हमें टैक्स मिल जाए, तो वो इंतजार नहीं करती कि जब तुम्हें रिसीव होगा। रिसीव पहले हो जाए तो रिसीव बेस पर टैक्स लगा देगी, और अगर एक्रू हो गई तो वो एक्रूअल बेसिस पर टैक्स लगा देगी। इज इट क्लियर? सेकंड एरो पॉइंट, ओनली दैट इनकम विल बी टैक्स्ड इन इंडिया विच इज रिसीव्ड इन इंडिया नॉट रेमिटेड टू इंडिया। देखिए रिसीव्ड, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड एंड रेमिटेंस। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड एंड रेमिटेंस। रिसीव्ड का मतलब ये होता है इनकम टैक्स में पहली बार आपको अपने हाथ में कहां मिली। रेमिटेंस होता है बाद में उसने भेज दी। मैं एनआर हूं, मान लीजिए मुझे कि एनआर हूं मैं, मेरी कोई विदेशी इनकम है और वहीं पे प्राप्त हुई, तो एनआर के हाथ में टैक्सेबल है क्या? वो विदेशी इनकम, फॉरेन इनकम एनआर के हाथ में टैक्सेबल होती है क्या? नहीं होती ना। अब मैं हूं तो भारतीय ही, उस पैसे को मैं इंडिया में ले आया, अब गवर्नमेंट कह रही है क्योंकि ये रिसीव्ड हो गई इंडिया में अब टैक्स दो, तो ये रिसीव नहीं हुई है, ये रेमिटेंस है। रेमिटेंस एक अलग चीज होती है। रेमिटेंस होती है दोबारा से आप उसे कहां भेज रहे हैं, रेमिट कर रहे हैं। रिसीव्ड होता है पहली बार प्राप्ति, पहली बार आपके कंट्रोल में कहां आई वो। अब कंट्रोल में आने के बाद जो कहीं भी भेजते रहो आप, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जो इंडिया में इनकम टैक्सेबल होती है वो रिसीव्ड बेसिस पर होती है, रेमिटेंस बेसिस पर नहीं होती है। यानी कि रिसीव्ड अगर इंडिया में होगी तो इंडियन इनकम है, रिसीव्ड अगर बाहर होगी तो बाहर की इनकम, फॉरेन इनकम है। अब बाहर की जो इनकम है चाहे आप इंडिया में कितना भी भेजते रहो, तो इस आधार पर टैक्सेबल नहीं हो सकती। तो देखिएगा, ए नॉन रेजिडेंट रिसीव सम इनकम इन यूएसए, क्या लिखा हुआ है? ए एक नॉन रेजिडेंट है, वो कुछ इनकम क्या है यूएसए में प्राप्त करता है, ठीक है, एंड रेमिट द सेम टू इंडिया देयर आफ्टर, और उसके बाद वो इंडिया में उसे क्या कर देता है, भेज देता है। द इनकम सो रिसीव्ड इन इंडिया इज नॉट टैक्सेबल हियर एज इट इज रिसीव्ड इन यूएसए नॉट इन इंडिया एंड ऑल्सो इट डज नॉट एक्रू इन इंडिया, ओनली रेमिटेड टू इंडिया। नेक्स्ट, ओनली दैट इनकम शैल बी टैक्स्ड इन इंडिया विच पर्टेन्स टू द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो इनकम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं केवल वही टैक्सेबल इंडिया में होंगी। हम 5 साल पुरानी इनकम की बात कर रहे हैं, वो टैक्सेबल नहीं हो सकती इंडिया में। हम अपने प्रीवियस को देखेंगे ना, वो जब टैक्स लगना था तो उस साल लग गया होगा, और किसी वजह से अगर 5 साल पहले भी टैक्स नहीं लगाया गवर्नमेंट ने तो उस गवर्नमेंट की गलती है, अब टैक्सेबल नहीं हो सकती। कई बार क्वेश्चन में आएगा कि पुरानी 5 साल पहले की इनकम है जो अनटैक्स थी, पहली बार इंडिया में प्राप्त हुई, लेकिन थी तो वो 5 साल पुरानी ना, उसे हम क्या करें? हम तो प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम कैलकुलेट करने के लिए बैठे हुए हैं, तो 2021 की जो इनकम होगी उसको देखेंगे हम, उससे 2 साल पहले, उससे 1 साल पहले, उससे 5 साल पहले, उससे 10 साल पहले का हम कुछ भी कंसिडरेशन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ए नॉन रेजिडेंट earned and received certain income outside India in previous year 2010-2011 and hence it was not taxable in India at that time. Thereafter he becomes resident in India in previous year 2012-13. Then the income earned in previous year 2010-11 shall not be taxable in previous year 2012-13 when it is subsequently brought to India merely because of the fact that X was a non-resident at the time accrual receipt of such income. यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिए। यहां तक कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लीजिए मेरे से। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए मुझे। एक बार दोबारा से, बल्कि दोबारा से क्या, कई बार रिवाइज करा चुका हूं, फिर रिवाइज करा रहा हूं अभी तक जो पढ़ा है हमने।
और उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे इसके कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम के। अभी हम इस पर नहीं आ रहे हैं कि हाउ टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल और HUF। अभी हम बात करेंगे केवल सेक्शन 5 की। इनकम दे रखी होंगी, आपको तो केवल ये पता लगाना है कि टैक्सेबल हैं या नहीं है। अगर आप ROR हैं तो टैक्सेबल है या नहीं है, NOR है तो टैक्सेबल है या नहीं है, ये पता लगाना है। उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ इनकम दो तरीके के पढ़े हैं। दो तरीके के कौन कौन से हैं? इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। नोट्स के सबसे लास्ट में निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन होंगे वहाँ पर। तो इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम कौन कौन सी होती है? इंडियन इनकम होती है जी आपकी जो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हो जाए, या जो इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया हो जाए, या जो इनकम डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया हो जाए, या जो इनकम डीम टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया हो जाए, वो होती है इंडियन इनकम। फॉरेन इनकम कौन सी होती है? फॉरेन इनकम होती है जो इनकम एक्रू एंड राइज भी बाहर हो और रिसीव्ड भी बाहर हो, ऐसी इनकम को कहा जाता है फॉरेन इनकम। क्लियर है? अगर आप ROR हैं, ठीक है ना, इंडियन इनकम तीनों के हाथ में टैक्सेबल होती है। तो ऐसे पढ़ लें कि चाहे आप ROR हैं, चाहे आप NOR हैं और चाहे आप NR हैं, इंडियन इनकम जो है वो तीनों के हाथ में टैक्सेबल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉरेन इनकम की, तो अगर आप ROR हैं तो वो इनकम टैक्सेबल होगी, अगर आप NR हैं तो वो इनकम टैक्सेबल बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप NOR हैं तो टैक्सेबल होगी एक शर्त से, बस कि वो पहली बात तो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होनी चाहिए, और एक ऐसे बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होनी चाहिए जो कि कंट्रोल इन इंडिया हो रहा हो या सेटअप इन इंडिया हो। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। जो भी आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है सारे के सारे मैंने यहाँ ले रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डेविड एन इंडियन सिटीजन, एज है 40 ईयर। डेविड है एक इंडियन सिटीजन है, 40 साल की एज है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अभी ये नहीं हो पाएगा, इसमें एक चीज़ और आएगी, पहले मैं सेक्शन 6 भी समझाना पड़ेगा इसके लिए। अभी हम आगे का क्वेश्चन समझते हैं, इसकी प्रॉब्लम आएगी अभी आपकी कि कुछ कॉन्सेप्ट इसमें आगे ऐसे भी यूज होंगे जो आगे पढ़ने हैं मुझे। ये हो जाएगा इलस्ट्रेशन 8, ये हो जाएगा जी, हाँ इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 8 हो जाएगा। कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, एज है 35 ईयर, बीइंग ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। यानी कि आपसे पूछ लिया है कि आप एक इंडिविजुअल हैं और अगर आप ROR हैं तो बताइए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी। टोटल इनकम बता दीजिए। टोटल का मतलब होता है कि कई सारी इनकम का जोड़। अब ये नीचे पर्टिकुलर में कई अलग अलग वेराइटी दे रखी है इनकम की। हो सकता है आपने कुछ कंपनी में शेयर ले रखे हो, उसकी इनकम दे रखी हो सकता है आपके पास कुछ हाउस प्रॉपर्टी, उसकी इनकम दे रखी हो सकता है आपके पास कोई बिजनेस प्रोविजन, उसकी इनकम दे रखी हो। समझ में आ रही बात? तो वेराइटी टाइप इनकम की दे रखी है। अभी मुझे ये पता नहीं लगाना कि कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की है, कौन सी इनकम PGBP की है, ये तो इनकम कैलकुलेट होकर दे रखी है। मुझे तो ये बताना है कि अगर ROR हूं तो मेरी टोटल इनकम में जोड़ी जाएगी नहीं जोड़ी जाएगी, अगर मैं NOR हूं तो मेरी टोटल इनकम में जोड़ी जाएगी नहीं जोड़ी जाएगी, अगर मैं NR हूं तो मेरी टोटल इनकम में जोड़ी जाएगी या नहीं जोड़ी जाएगी, मुझे तो ये पता लगाना है। ठीक है, अब हमें जो कॉलम बनाना है सॉल्यूशन में दे रखा है, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ रजिस्टर में लिखना स्टार्ट कीजिए। पूरी इनकम टैक्स में सबसे मेन बात कई बार स्टूडेंट के सामने परेशानी ये रहती है कि सर हम हेडिंग क्या डालें। ठीक है ना, कई बार ये प्रॉब्लम रहती है। पूरी इनकम टैक्स में जो आपसे निकलवाया हुआ है, अगर आपसे निकलवाया हुआ है टोटल इनकम निकालिए, तो हेडिंग आ जाएगी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, और नीचे आएगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। तो हम कर रहे हैं काम, हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 8 की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 8। ठीक है ना, स्क्रीन को मैं फुल साइज कर देता हूं जिससे आपको दिखाई दे रहा है। इलस्ट्रेशन 8, कंप्यूटेशन ऑफ यही पूछा हुआ है आपसे कि टोटल इनकम निकालिए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021
2021-22 कॉलम हमारे कौन कौन से आएंगे मालूम है आपको? कौन कौन से आएंगे? वेरी गुड। पर्टिकुलर्स आ गया, ROR आ गया, NOR आ गया, आ गया। यहाँ आएगा पर्टिकुलर, यहाँ आएगा ROR, यहाँ आएगा NOR, तो यहाँ आएगा आपका NR। यहाँ आएगा NR। पहली इनकम कौन सी है देखिए, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए पर्टिकुलर्स में तो जो ये पर्टिकुलर यहां से रखा है वही आएगा, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड कॉमा 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% रिसीव्ड इन इंडिया। ये पहली इनकम हो गई, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% रिसीव्ड इन इंडिया। आप ये बताइए जो 50% रिसीव्ड इन इंडिया है, टोटल 10,000 की इनकम है, 50% जो रिसीव्ड इन इंडिया है वो तो तीनों जगह टैक्सेबल होगी, क्योंकि अगर रिसीव्ड इन इंडिया है तो जो 50% है 5,000 वो तो इंडियन इनकम बन गई। अब इंटरेस्ट जो 5,000 रिसीव नहीं हुआ वो फॉरेन इनकम है, इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम कम होती है, कब होती है? जब या तो रिसीव हो जाए, तो रिसीव के बारे में तो दे रखा, ये एक्यूरेटाइज है। तो क्या ये इंडिया के डेवलपमेंट बॉन्ड्स हैं? क्या ये इंडिया के, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, बाहर के हैं ना ये, अरे रिसीव हुए नहीं, तो जो 50% इनकम है ये फॉरेन इनकम होगी नहीं होगी? तो जो ROR है वहां तो पूरे 10,000 टैक्सेबल होंगे। बताइए मुझे, अरे ROR के केस में तो इंडियन इनकम भी टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होती है। तो 5,000 फॉरेन इनकम है, 5,000 इंडियन इनकम है, तो लेकिन ROR के हाथ में तो दोनों टैक्सेबल होंगे। NOR के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा? 5,000। वेरी गुड। क्यों होगा 5,000? क्योंकि इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम कब टैक्सेबल होती है ना? बिजनेस प्रोविजन, ये बिजनेस प्रोविजन है नहीं, अब वो भी सेटअप होना चाहिए इंडिया में। और NR के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा? वेरी गुड, 5,000। तो जो पहला पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड कॉमा 50% रिसीव्ड इन इंडिया, ROR के हाथ में पूरे 10,000 टैक्सेबल होंगे, क्योंकि 5,000 इंडियन इनकम है, 5,000 फॉरेन इनकम है। लेकिन चाहे फॉरेन इनकम है चाहे इंडियन इनकम है, ROR के हाथ में पूरे टैक्सेबल होता है। NOR के हाथ में केवल इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, जो 50% आपको मिल गए वो इंडियन इनकम है। NR के हाथ में भी इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। दूसरा देखिएगा, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम बहुत बढ़िया, क्योंकि चेन्नई का बिजनेस है भाई, एक्यूरेट तो हो ही रही है, तो चाहे रिसीव 85% हो रही है, लेकिन क्योंकि चेन्नई का बिजनेस है तो एक्यूरेट तो पूरी इंडिया में हो रही है, तो इंडियन इनकम है पूरा 20,000। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई 20,000 पूरा आ जाएगा, बिकॉज इट इज एन इंडियन इनकम, बिकॉज इट इज एन इंडियन इनकम। क्लियर हो गई बात ये? थर्ड देखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। बताइए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दी STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, है ना? आप पेपर में पूरा लिखेंगे, यहां तो मुझे टाइम भी बचाना है अपना। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स
ऑफ एन इंडियन कंपनी, ऑफ एन इंडियन कंपनी, तीनों में आएगी क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर हैं, तो एक्रू और राइज तो इंडिया में ही हुई होगी, ठीक है ना। तो कितना है ये 20,000। मैं केवल अब पूरी पर्टिकुलर्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे क्लासरूम टीचिंग का टाइम भी बचाना है, ठीक है ना। लेकिन पेपर में आप क्या करोगे, पूरी की पूरी लैंग्वेज कॉपी करके आओगे एज इट इज। क्लियर होगी बात ये। चलिए अगला देखिएगा, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। अब मुझे कुछ कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। देखिए, एक होती है कि इनकम टैक्सेबल ना होना इंडिया में, यानी कि कोई इनकम इंडियन है, कोई इनकम फॉरेन है, तो उसके रूल पढ़ लिए। एक होती है एग्जेम्प्ट इनकम, एक होती है एग्जेम्प्ट इनकम, ठीक है। पूरी इनकम टैक्स में पढ़ोगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं 2-3 क्लास ले लूं और 2-3 क्लास में आपको एग्जेम्प्ट इनकम का एक लिस्ट बनवा दूं, ठीक है ना। बनवाई वो भी जा सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां जहां जो जो आइटम आता रहे एग्जेम्प्ट इनकम का, साथ के साथ में पढ़ाता रहूं। तो आप ये याद कर लीजिए, जो भी डिविडेंड आता है इंडियन कंपनी का, ठीक है ना, वो तो होता है एग्जेम्प्ट। जो फॉरेन इनकम का होता है, फॉरेन कंपनी का होता है, वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है। डोमेस्टिक कंपनी का जो डिविडेंड है, जहां नोट्स आप बना रहे थे, ठीक है ना, वहां लिखिए, जहां आप नोट्स बना रहे थे वहां लिखिएगा, नोट्स जहां बना रहे थे वहां 2-4 चीजें लिखवा देता हूं मैं आपको। डिविडेंड रिसीव्ड, जहां आप नोट्स बना रहे थे, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी इज एग्जेम्प्ट इन इंडिया। जो इनकम एग्जेम्प्टेड है, तो चाहे आप रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हैं, चाहे आप एनओआर हैं, तो वो इनकम कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि वो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखी है। यानी कि गवर्नमेंट ने कह रखा टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन जो फॉरेन कंपनी से मिलेगा, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें फॉरेन कंपनी है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन मैं डोमेस्टिक कंपनी का बता रहा हूँ आपको, तो मैंने इसलिए लिखवा दिया यहाँ पर। अब बिल्कुल अभी जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी हो सकता है अगली लाइन में डोमेस्टिक कंपनी का आ जाए, तो आपको बस याद होना चाहिए। ऐसी 1-2 चीज़ लिखवा रहा हूँ मैं आपको। एग्रीकल्चरल इनकम जो होगी इंडिया की, वो भी एग्जेम्प्टेड है। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। अब एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, खेती से, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन जो एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान की होगी, ऑस्ट्रेलिया की होगी, उस पर टैक्स लगेगा। केवल मैं इंडिया की बात बता रहा हूँ। की वर्ड आपको ध्यान रखना है, अगर की वर्ड इधर से उधर हुए, कभी आपने सोचा एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है, इन इंडिया एग्जेम्प्टेड है। ऐसी डिविडेंड रिसीव्ड डोमेस्टिक कंपनी का एग्जेम्प्टेड है, ठीक है ना, फॉरेन कंपनी का एग्जेम्प्टेड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब वापस आते हैं अपने इंडियन कंपनी के, हाँ उसमें ही लगता। तो फोर्थ क्या है, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। ब्रिटिश कंपनी का डिविडेंड है, तो फॉरेन इनकम हुई, क्या हुई, लंदन में रिसीव हो रही है, तो फॉरेन इनकम कहाँ टैक्सेबल है, केवल R1 में, यहाँ तो टैक्सेबल नहीं है। तो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी।
फिफ्थ पॉइंट क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट ऑफ जर्मनी 50% ऑफ प्रॉफिट आर रिसीव्ड इन इंडिया। तो भैया 50% तो सब देंगे है ना, और जो बाकी 50% बचा, वेरी गुड, ROR में। तो ROR में तो आएगा पूरा और बाकी दो जगह आएगा 50%। तो इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मैं तो केवल इतना लिख दे रहा हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000 है ना, वो 40,000, यहाँ 20,000। आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है जब भी आप पेपर में लिखेंगे। मैं क्लासरूम टीचिंग का टाइम बचा रहा हूं जिससे कि, तो सबको समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट है, देखिएगा नेक्स्ट क्या है, इनकम अर्न फ्रॉम ए बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। 40,000 रिसीव्ड हुआ है इंडिया में। वेरी गुड, सत्यम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तुमने एक जगह गलत कर दिया लास्ट वाले में। NR में तो केवल इंडियन इनकम आती है, फॉरेन इनकम आती नहीं है। तो होने के लिए तो ये फॉरेन इनकम है। 40 जो आपकी कंट्रोल वाली बात है तो फॉरेन इनकम है 30,000। 40,000 जो रिसीव हुआ इंडिया में नहीं होती ना, भारी एक्रू हुई है, भारी रिसीव हुई है, बिजनेस तो बाहर का है, लेकिन NOR में आ जाता है फॉरेन इनकम। लेकिन अगर वो ऐसे बिजनेस प्रोफेशन थे जो कि कंट्रोल इंडिया में हो रहा हो तो ROR में आ जाएगा पूरा 70, और जो आपका NOR में उसमें 70 आ जाएगा, लेकिन NR में केवल आएगा 40,000। बात समझ में आ गई? डाउट तो नहीं है तुम्हें? कौन सा था वो? इनकम फ्रॉम बिजनेस। आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है 70 यहाँ आएगा 40। क्लियर है? यहां आएगा 40। कोई डाउट किसी भी तरह का? सेवेंथ में क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज्ड एंटायरली फ्रॉम लंदन। बताइए, प्रॉफिट फ्रॉम रिसीव, तो रिसीव भी इंडिया में हुआ है और एक्रू भी इंडिया में, केवल कंट्रोल बाहर से हो रहा है। तो कंट्रोल से मतलब बाहर से, कंट्रोल से मतलब नहीं है, तो तीनों में आएगा। कितना है? 15,000, 15,000, 15,000। नेक्स्ट क्या है जी, इनकम फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपोजिटेड इन ए बैंक एट लंदन ब्रॉट टू इंडिया। रेमिट हुई ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितनी है इनकम? 50,000। देखिए इसके बराबर में एक वर्ड लिखा हुआ कंप्यूटेड। अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, लेकिन जरूरत पड़ेगी बाद में। ऐसा होता है, हम सेक्शन 5 से ये बता सकते हैं बस कि अगर इनकम है तो किस किस राज्य में टैक्सेबल होगी, लेकिन इनकम निकलती कैसे है ये कौन सा चैप्टर बताता है आपको? इनकम निकलेगी कैसे ये कौन सा चैप्टर बताएगा? अगर सैलरी की इनकम निकालनी है तो सैलरी चैप्टर, अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर, अगर कैपिटल गेन की इनकम है तो कैपिटल गेन, अदर सोर्स की इनकम है तो अदर सोर्स। तो यहाँ कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो कंप्यूटेड का मतलब पता क्या होता है? अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी हम ये मानते हैं। कंप्यूटेड का मतलब होता है चैप्टर के अंदर जो इनकम कैलकुलेट करने के रूल्स हैं वो लगाने के बाद इनकम 50,000 रुपये आई। लेकिन अगर इन्होंने दिया होता रेंट फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी, देखो मैंने पुरानी क्लास में बताया आपको कि इनकम क्या होती है, रिसीप्ट माइनस खर्चे।
आप मुझे फीस दोगे, मेरी एक ग्रुप की फीस 40,000 रुपए मुझे दोगे आप, ठीक है ना, तो क्या ये 40,000 रुपए इनकम है? क्यों? क्योंकि इस 40,000 को कमाने के लिए मुझे खर्चे भी तो करने पड़ रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो इनकम कैसे निकल के आती है? रिसीट माइनस खर्चे, एक्सपेंसेस। अब हर एक चैप्टर में नियम है कि कौन से खर्चे घटाए जाएंगे, कौन से खर्चे नहीं घटाए जाएंगे, ठीक। तो कंप्यूटर का मतलब है कि रेंट में से खर्चे घटे हुए हैं, लेकिन अगर लिखा होता रेंट तो ये इनकम नहीं होती। पहले फिर उस रेंट को मैं इनकम निकालता चैप्टर के अंदर रूल बना लगा के। तो किसी किसी क्वेश्चन में रेंट भी आएगा। तो मैं फिलहाल बता दूंगा कि उस चैप्टर के क्या नियम है, मोटे मोटे तौर से। सीखोगे तो आप बाद में ही पूरा ढंग से, तो लेकिन फिलहाल मैं बता दूंगा कि मोटे मोटे तौर से क्या नियम है। लेकिन यहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है आपको कंप्यूटेड, ठीक है। अब अगला देखिएगा, नाइन्थ देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, ये कौन सी इनकम है? क्यों? कहाँ की है? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये भाई जो लास्ट वाला इनकम फ्रॉम आवर प्रॉपर्टी, क्योंकि ये फॉरेन इनकम है, तो ये केवल आएगा ROR के अंदर। गुड। अब नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। तो ये कौन सी इनकम है बताइए? डिबेंचर कहाँ के हैं? CS में नहीं जाता, डिबेंचर अलग चीज है, CS अलग चीज है। डिबेंचर और CS में तो फर्क होता है। हाँ डिविडेंड बताया था मैंने। तीनों में ही जाएगा, ROR, NOR और NR। कौन से नंबर की इनकम है? 9th नंबर की। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है? 12। तीनों में ही जाएगा, तीनों के अंदर ही जाएगा। अब क्या है जी? फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडेड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। आपने सर्विसेज कहाँ रेंडर की हैं? तो बस इंडियन इनकम हो गई। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज कितना है? तो तीनों के अंदर ही ये जाएगा, तीनों के अंदर ही ये जाएगा। 11th पॉइंट कौन सा है? प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन मुंबई मैनेज्ड फ्रॉम लंदन। तो ये भी कहाँ जाएगा? क्योंकि मुंबई का है। प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस कितना है? 26,000, 26,000। इसके अलावा इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव्ड देयर 16,000। कंप्यूटेड है भी। गुड गुड गुड। इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी कितना है? 16,000, 16,000। 13th पॉइंट, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस। वेरी वेरी गुड। ये किसी में भी नहीं आएगा, तो लिख देते हैं पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम।
ये यहाँ पे भी ये लगा दीजिए, यहाँ पे भी ये लगा दीजिए। इसे हाइफन बोलते हैं, मतलब कोई टैक्सेबल नहीं है। 14th पॉइंट, इनकम फ्रॉम ए प्रोफेशन, नहीं, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव देयर एंड देन ब्रॉट 18,000। तो यहाँ पर आएगा ROR में, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। क्या है? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल। इंडिया वाले, ठीक है ना। 15 हो गया। फिर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या विच वाज सेटअप इन इंडिया रिसीव्ड दिया बट स्पेंड इन इंडिया। वेरी गुड, ROR और NOR में जाएगा। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या। केन्या एक देश है छोटा सा, पहले तो क्रिकेट टीम भी हुआ करती थी केन्या की। सेटअप है इंडिया में, इसलिए NOR में भी आ गया, अदरवाइज नहीं आता। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग। क्यों? गिफ्ट भी इनकम होती है, लेकिन फिलहाल आपका ठीक है, कुछ गिफ्ट इनकम नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर बहुत है। फिलहाल आप यही मान लीजिए कि वेडिंग वाला है, तो गिफ्ट के ऊपर पूरा 2-3 क्लास लगेंगे समझाने में मुझे, ठीक है ना। तो गिफ्ट भी पता लग जाएगा कब इनकम होती है, कब नहीं इनकम होती है। तो इसमें अभी आपकी गलती नहीं है, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वेडिंग वाला है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसे लिख के हाइफन लगा दीजिएगा। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। अब 17th, अभी पहले कॉलम बना लूँ मैं। पर्टिकुलर ROR NOR और NR, ठीक है। अब कौन सा इनकम है? गिफ्ट तो हमने वहां कर लिया था। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन SBI 12,000। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन SBI, तीनों आएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक कितना है? 12,000, 12,000, 12,000, ठीक है। 18 पॉइंट, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन रसिया कंट्रोल फ्रॉम रसिया। तो ये केवल ROR में। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रसिया कितना था वो? 20,000। ये केवल जाएगा ROR में, यानी जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। 19th, डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इंडियन कंपनी, ये नहीं आएगा, एग्जाम्प्टेड है। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस लिमिटेड, ये किसी में नहीं आएगा। और लास्ट में आ गया एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान, ये भी नहीं आएगा। 20 आ गया एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, ये भी किसी में नहीं जाएगा। देखिए डोमेस्टिक कंपनी में इंडियन कंपनी भी आती है, एक और आती है वो। इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक होती ही होती है, तो इसलिए मैंने लिखवा दिया। तो इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक है, कोई और भी आती है तो वो मैं बाद में बता दूंगा।
ठीक है ना। देखिए इसे टोटल मानने के बाद इसे कहते हैं ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम यानी कि आपकी जितनी भी इनकम है उन सबको जोड़ लीजिए, इसे कहा जाएगा ग्रोस टोटल इनकम। देखिए कितनी आ रही है ग्रोस टोटल इनकम, और आगे जोड़िए। कैलकुलेटर लाए हैं, लेके आइएगा अब आगे से कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है ही एग्जाम में। फिलहाल तो हम सॉल्यूशन में देख लेते हैं। अभी भी ये टोटल इनकम नहीं आई, ये आई ग्रोस टोटल इनकम। ये आएगा 3,52,000, 3,52,000। दूसरा आएगा 2,18,000। कौन सा लिख रखा 5,000? नहीं, ये तो एग्जम्प्टेड है। नहीं, वो गलत नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा। 5,000 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा ये? 3,47,000। ये आएगा आपका 2,13,000 और लास्ट का आएगा आपका 183 में से 178,000। ये आई आपकी ग्रोस टोटल इनकम। ये आई आपकी ग्रोस टोटल इनकम। इसमें से कुछ डिडक्शन अलाउड होती हैं जी, लेट डिडक्शन, लेट डिडक्शन अंडर एक्शन 80C to 80U। बता रहा हूं भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय के साथ आएंगी, लेकिन क्योंकि इनकम टैक्स पढ़ रहे हो ना, लो पढ़ रहे हो, तो बात की चीजें भी यहाँ यूज हो जाती हैं, लेकिन डिटेलिंग बाद में आएगी। होता क्या है, अगर आपको बैंक में पैसे जमा है, उससे इंटरेस्ट आ रहा है, तो 10,000 रुपये तक की माफ है, 10,000 रुपये तक, तो उसमें 12,000 जुड़ा हुआ है, तो जो 80 TTA है ये मिल जाएगी आपको 10,000 रुपये की, ये मिल जाएगी आपको 10,000 रुपये की। इसे माइनस करने के बाद जो निकल के आएगी इनकम, उसे कहते हैं टोटल इनकम। ऑल्दो आपने अभी TTA पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आ रही है, तो मैंने बीच में बता दिया आपको। कुछ चीजें होंगी ऐसी कि जो भी आपने पढ़ी नहीं है, जो जो चीजें पढ़ ली वो तो डिटेल आपको पता लग जाएगी। जो भी आपने पढ़ ली कि ROR के हाथ में क्या टैक्सेबल होती है, NOR के हाथ में क्या टैक्सेबल होती है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी आएंगी, एग्जेम्प्टेड इनकम है, तो डिटेल डिस्कशन हम बाद में पढ़ेंगे उनका। कुछ डिडक्शन अलाउड है, डिडक्शन अलाउड होने का मतलब है पहले वो जोड़ी जाएगी फिर माइनस होगी। जैसे कोई इनकम एग्जेम्प्टेड, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है, तो जोड़ने के ही नियम, और इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड नहीं है, डिडक्शन है, तो पहले हमने पूरा 12,000 जोड़ा और फिर 10,000 रुपये माइनस करेंगे। तो दोनों में अंतर है, एग्जेम्पशन जुड़ती ही नहीं है, डिडक्शन पहले जुड़ेगी फिर घटेगी। अगर ये इंटरेस्ट इनकम 10,000 रुपये एग्जेम्प्टेड होती तो क्या होता, मैं ऊपर 2,000 रुपये जोड़ता। अब मैंने पहले पूरा 12,000 रुपये जोड़ा और फिर 10,000 रुपये माइनस करा, तो इन्होंने भी देखिए 10,000 रुपये माइनस कर रखा होगा। क्लियर होगी बात? ये कोई डाउट हो बता दीजिए, यहां तक कोई भी डाउट हो बता दीजिए। कोई भी डाउट हो बता दीजिए। कुछ क्वेश्चंस मैं घर के लिए दे रहा हूं आपको, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं आप। अगर आपको कुछ दिक्कत आएगी तो पता कहाँ आएगी, डिडक्शन में, तो उन्हें छोड़ दीजिएगा आप, क्योंकि डिडक्शन अभी आपने पूरी थोड़ी पढ़ी है। ग्रोस टोटल इनकम तक आपकी निकल जाएगी। ग्रोस टोटल इनकम में तो ज्यादा आपको दिक्कत आ सकती है,
हाउस प्रॉपर्टी के रेंट में, मतलब जहां पर इनकम ना देके उन्होंने रेंट दे रखा है, तो क्योंकि रेंट इनकम नहीं होती है, ठीक है ना, तो वहां थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, उस पॉइंट को छोड़ दीजिएगा। बाकी आप देखिएगा, माना इसमें 15-20 पॉइंट थे, तो 15-20 पॉइंट में से हो सकता है एक दो जगह गलत हो जाए आपका, लेकिन बाकी तो समझ में आते होंगे ना आपको, कि आप देख रहे हैं कि तीनों में टैक्सेबल होगी, लेकिन ये कह रहे हैं एक में टैक्सेबल होगी, तो आपकी गलती है। फिर तो आप मेरे पूछोगे कि सर हमारे हिसाब से तो तीनों में टैक्सेबल हो रहा है, इनके हिसाब से एक में टैक्सेबल हो रहा है, लेकिन इसके अलावा जो गलतियां होंगी तो वो अभी मैंने सिखाई नहीं होंगी आपको, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन दे दिया था मैंने आपको? क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया था मैंने आपको, तो बस क्वेश्चन नंबर 11 ही आप अभी कर पाएंगे। क्लियर है? तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।